वो घड़ी आ गई वक्फ बोर्ड वाली कहानी। जेपीसी ने रिपोर्ट लगभग फाइनल हो गई है और 44 संशोधन विपक्ष के थे जो सभी के सभी संशोधन गिरा दिए गए। बताया गया कि एक खास वर्ग को केवल प्रसन्न करने के लिए, उनके तुष्टीकरण करने के लिए वो सभी के सभी 44 संशोधन लाए गए थे। और ऐसा नहीं है कि जेपीसी के चेयरमैन ने गिरा दिया, जब जगदम्बिका पाल ने गिरा दिया, वोटिंग से गिरा है। मेजोरिटी ने उन सारे 44 संशोधनों को, विपक्ष का जो था वो गिर गए हैं। इसके अलावा जो 14 बदलाव एक्सेप्ट हुए हैं वो या तो बीजेपी सांसदों के थे या एनडीए समर्थित घटक दलों के थे। हमारे साथ राहुल भाई हैं और चर्चा इस बात की भी है कि इसी बजट सत्र में संसद के पटल पर संशोधनों के साथ जो जेपीसी की रिपोर्ट वक्फ संशोधन पर जो है सदन में रखी जाएगी। राहुल भाई, क्या ये लग रहा है कि अब वक्फ की कहानी बिल्कुल बदलने जा रही है और योगी माफ करिएगा मोदी सरकार, मोदी 3.0 इस पर पीछे हटने के मूड में नहीं? बिल्कुल पीछे हटने के मूड में नहीं है। देखिए, एक तो गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार जब आप चला रहे हैं तो फिर बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो काफी सोच समझकर लिए जाते हैं। जब ये बिल सरकार ने पेश किया तो तब देखिए तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने ये कहा कि देखिए हमने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया क्योंकि गठबंधन की सरकार है और ये पास ही नहीं हो सकता, इसलिए सरकार को मजबूरन इसे जेपीसी के पास में भेजना पड़ा। ये नैरेटिव चला, लेकिन ये तय था सरकार ने, जैसा कि हम पहले भी कई बार इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि कुछ काम होने में देर लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, बशर्ते हमें इंतजार करना होगा सही समय का, सही घड़ी का। वो घड़ी अब कितने दिनों में आती है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सरकार ने क्या काम किया, सरकार ने एक मैसेज दिया कि हम ये करना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, आप ले लीजिए। ठीक है, आप 2014 से पहले क्या कभी सोच सकते थे कि एक ऐसी सरकार आएगी जो देश के इतने बड़े कानून को आप उसमें संशोधन कर सकते हैं? क्या किसी ने सोचा था 2014 से पहले? एक ऐसा देश जो धर्म के नाम पर बट गया हो और उस आधार पर बटा कि भाई मजहब के आधार पर पाकिस्तान बट गया, और उसी देश में यहाँ के अल्पसंख्यकों को एक सरकार अलग से एक क्या कहते हैं मजहबी बोर्ड दे देती है, जहां वो बोर्ड अपना नाम लिख देगा, अपनी तख्ती टांग देगा, तो फिर उस पर जो है कोई बहस नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और देश में सेना, रेलवे और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड, इतनी जमीन और जिसका कोई नाम लेवा नहीं और जहां कोई डिस्प्यूट नहीं, वक्फ जो कहेगा वही सही। ये इस देश की लोकतंत्र की व्यवस्था है। अब देखिए यह भी एक बड़ा संदेश है। आपने एक ऐसा कानून बनाया तो बनाया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई तो बनाई, लेकिन समय समय पर आप उसमें ऐसे चेंजेस करते रहे, उसको इतना मजबूत बनाते रहे, और खासकर 2013 में तो आपने इतना मजबूत बना दिया कि भाई आप सोच भी नहीं सकते। आपको यह भी पता नहीं है कि आपका घर है, कल को वक्फ आएगा कहेगा कि ये हमारी जमीन है। अरे भाई, जहां जिन गांवों में सदियों से, सालों से लोग रह रहे हैं, इस्लाम की तारीख 1500 साल पुरानी है, और जिस गांव या इलाके का इतिहास 2000 साल पुराना है, उन इलाकों पर वक्फ का दावा है। कई किस्से तो संसद में लोगों ने सुनाए, जहां तमिलनाडु के गांवों के कुछ किस्से, पूरा का पूरा गांव कह दिया कि भाई ये हमारा है। ऐसा अब आप देखिए, आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि कहीं ऐसा भी हो सकता है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसा कानून। तो आप सोचिए। अच्छा, दूसरी बड़ी बात यह है, जब तुष्टीकरण की इससे बड़ी क्या होगी राहुल भाई, कि आपके मंदिरों पर, आपके गिरजाघरों पर वक्फ कह देता हमारा है, स्कूल यूनिवर्सिटी पर वक्फ की यह हिम्मत है कि वो कह रहा है कि संसद भवन हमारी जमीन पर है, इंडिया गेट हमारी जमीन पर है। वक्फ की यह औकात है कि कह रहा है महाकुंभ में हमने जमीन दिया हुआ। ये हैसियत तो भाई इस देश में फिर वो राजनेता जवाब देना कि पाकिस्तान बना किस लिए था, वो कौन लोग थे जो पाकिस्तान लेकर के चले गए, और वो कौन लोग हैं जिनको लगता है कि इस देश में वक्फ जैसी व्यवस्था की अब भी जरूरत है। इसके पीछे क्या सोच है राहुल भाई? इसके पीछे सोच यही है, आपने एक बार देश का बंटवारा कर दिया धर्म के नाम पर, आप उसके बावजूद आप लगातार उस पर राजनीति कर रहे हैं, लगातार उस पर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आपको डर इस बात का है कि बीजेपी सत्ता में है, सरकार में है, और उसका सबसे बड़ा जो समर्थन है वो हिंदू वोट बैंक का है, हिंदू वोट बैंक का। इसलिए आप धीरे धीरे उसमें आप अमेंडमेंट करते रहे, उसको मजबूत बनाते रहे।
जैसा कि मैंने पहले कहा, 2014 से पहले कोई नहीं सोच सकता था कि कभी ऐसा भी होगा। और देखिए एक और बड़ी बात है, कर कोई बात नहीं करता। हाँ, एक और बड़ी बात, अब जब संशोधन हो रहा है तो एक ऐसी सरकार कर रही है जो गठबंधन के घटक दलों के सहारे चल रही है। एक और संदेश इसमें जाएगा साफ साफ, वो ये कि जब एनडीए की सरकार बनी थी तो कहा गया कि देखिए जो नीतीश कुमार हैं चले जाएंगे, वो पलटी मारेंगे, चंद्रबाबू नायडू भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाई काफी, उनका वोट बैंक अलग है, उन्होंने जो उनका वोटर है उससे कई वादे किए हुए हैं। अब ये यहाँ दो बात बिल्कुल साफ है, देखिए दो बात बिल्कुल साफ है। पहली तो ये कि सरकार ने एक मैसेज दिया, हम ये कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, यहाँ जो एनडीए के घटक दल हैं, आप देखिए आपने किस तरीके से उस फ्लोर पे मैनेजमेंट किया होगा, वो मैनेजमेंट भी तो अपने आप में एक बड़ी बात है। भाई घटक दल की सरकारें तो पहले से रहा करती थी। देखिए हम आपको बहुत क्लियर बता देते हैं, जेडीयू के लिहाज से अगर आप बिहार की राजनीति में देखेंगे, जेडीयू के नेताओं को और वहां की सीनियर लीडरशिप बहुत अच्छे तरीके से जान रही है कि जो वोटर वर्ग बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है, अब वो दौर चला गया कि हमको वोट करेगा, वो हमको भी वोट नहीं कर रहा। और इसीलिए आपने तमाम चीजें देखी, जहां जेडीयू सांसदों के पास लोग पहुंचे कि भाई साहब हमारी सड़क नहीं बन रही है, तो जेडीयू सांसद ने कहा कि नहीं बनेगी। जब आपने वोट नहीं दिया तो वोट नहीं दिया, नहीं बनेगी। तुम हमको वोट ही नहीं देते हो तो तुमको सड़क लेके क्या करना है? तुमने जिसको वोट दिया, अब राजनीतिक तौर पर ये होना नहीं चाहिए। नेता तो सब, भाई आप सांसद है तो पूरे समाज के हैं, पूरे इलाके के हैं, लोकसभा के, लेकिन इस तरह की चीजें आई और ऊपर से इस पर कोई आपत्ति भी नहीं हुई सीनियर लीडरशिप जो जेडीयू की है, नीतीश कुमार, ललन सिंह की तरफ से। तो एक बात तो जेडीयू को भी समझ आ गया है कि आप बीजेपी के साथ हैं तो वो वर्ग तो आपको भी वोट नहीं करने वाला है, और यही कारण है कि वक्र पर ये लोग साथ आ गए। यही बात चंद्रबाबू नायडू को भी समझ में आ रही है। आप इतिहास उठा के देख ले, जब जब उन्होंने सरकार बनाई है वो एनडीए के समर्थन से बनाई है। यही चंद्रबाबू नायडू 2018 में रूट करके चले गए थे, गठबंधन तोड़ दिया था। अब आप देखिए फिर 19 में क्या हुआ था। के जो मुख्यमंत्री है पवन कल्याण, उनका तौर तरीका, राजनीति का स्टाइल देख लीजिए, वो तो बकायदा सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। तो इसीलिए जिन लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कच्ची गोलियां खेलते हैं, ये सब बस ऐसे ही है, उनको ये समझना पड़ेगा कि जेपीसी में भेजना वक्फ बोर्ड को एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजिक मूव था। आपको पॉलिटिकली वहां गिराया गया है, हर चीज, हर संशोधन बहुमत से गिरा है जेपीसी की बैठक में। भाई नंबर ही नहीं है आपके पास, कहां से जीत जाओगे? अब जेपीसी अब आप विरोध कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है, जब सरकार ने इसे पेश किया तो विरोध हमने देखा, फिर उसके बाद में तमाम ताल ठोकी गई, सरकार बैकफुट पर है। हमने देखिए घमंड तोड़ दिया, 56 इंच वाले का घमंड हमने सरकार तोड़ दिया, है, सिस्टम हमारा है। तो ये देखिए ये बातें होती हैं, भविष्य में भी होंगी, लेकिन बशर्ते आप उन चीजों को कितना सिस्टमैटिक तरीके से, मैं जैसा कि मैंने पहले कहा, समय होता है, दौर होता है, वो समय ठीक समय पर। अब कुछ लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, जज बहुत जल्दी कर लेते हैं कि भाई देखिए ये तो कुछ नहीं इनके बस की, अब इनका काम हो गया, लेकिन काम हो रहा है ना। अब जब सही समय आएगा तब वो कानून के तौर पर हम बनते हुए भी योगी आदित्यनाथ तो सीधा कहते हैं लैंड ग्रैबिंग माफिया है वक्फ बोर्ड, लैंड ग्रैबिंग माफिया। और 1 इंच अगर उत्तर प्रदेश में जमीन है तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन उसको लेके रहेगा। 78% मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं 78% जो वो जमीन है वो सरकारी है। बताइए 78%, मतलब जहां सरकारी जमीन देखी वहां बोर्ड लगा दिया कि ये हमारा है। अब आप देखिए कितने भी कोई काम होते हैं, थोड़ा दर्शकों आप भी समझिएगा, सरकार कोई भी काम करती है, चाहे वो नई सड़क बनाना हो, नए स्कूल्स बनाने हो, नई यूनिवर्सिटीज बनानी हो, कुछ भी आप देख लीजिए, हाईवेज बनाने हो, एक्सप्रेसवेज बनाने हो, वो सरकारी जमीन पर ही तो बनते हैं। हॉस्पिटल्स बनाने हो सरकारी जमीन पर ही तो बनते हैं। अब ये आप देखिए सरकारी जमीन पर कब्जा है किसी और का, सरकार को अगर कुछ नया करना है तो वो जमीन खरीदनी पड़ेगी। कब्जा कैसे होता है वो संभल में जाके देखिए, नेहरू जी की रिपोर्ट 13 पन्ने की वायरल हो रही है कि एक हिंदू मंदिर जिसको राजा हरिश्चंद्र ने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, वो अब पुरानी मस्जिद में तब्दील हो चुका है। 1924 की रिपोर्ट है, और संभल में जहां खुदाई हो रहा है वहां से कोई मंदिर, कोई स्तूप, तो कोई शिवलिंग निकल रहा है। इसी बात पर देखिए मैं एक बात और कहूंगा, अब मैं वही जगह 2014 के बाद में, अब जब सरकार मोदी सरकार है, भाई कहने को तो ये एनडीए 3.0 है, लोग मोदी 3.0 भी कहते हैं, सरकार चल रही है, काम हो रहा है, जैसा पहले चल रहा था ऐसे ही अब हो रहा है। हमने पहले की जो सरकारें देखी उसमें बीजेपी का भी शासन रहा, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में,
तो क्या किसी ने ऐसा सोचा था कि 1978 दंगों की फाइल दोबारा खुल सकती है? जिस सरकार में जनसंघ बीजेपी जो पहले थी वो शामिल थी, अब क्यों उस समय नहीं बोला गया होगा? वो मजबूरियां आप समझ सकते हैं कि जब गठबंधन की सरकारें चलती हैं, जब घटक दल जिसमें अलग अलग विचारधारा के नेता रहते हैं, ब्लैकमेल करते हैं हाँ कि भाई देखिए या तो आप ऐसा कीजिए, नहीं तो हम अपना समर्थन वापस कर लेंगे, सरकार गिर जाएगी। अब सरकार में तो सभी को रहना है। वो काम करके दिखाया सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। देखा भाई, अब तभी तो ये देखिए कब की बात, 100 साल पहले की चिट्ठी कोई सामने आ रही है, कोई ना कोई तो बात है। तो बात बहुत सीधी है कि होगा, सब कुछ होगा, ठोक बजा के होगा, आराम से होगा। और मुझे ये भी लग रहा है दर्शकों कि नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल पहले और दूसरे से ज्यादा आक्रामक होगा, बजाय इसके कि उनके पास नंबर अगर इंडिविजुअली देखेंगे बीजेपी के पास तो 240 जरूर है, लेकिन काम धंधा वैसा होगा कि पता लगे 400 वाली सरकार जो करती वो सब काम नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में करके चले जाएंगे।